जय श्री राम। आज ही 2024 के अंदर होने वाले लोकसभा इलेक्शंस के पहले चरण के इलेक्शंस आज शुरू हो रहे हैं। ये एक तरह से देखा जाए तो इलेक्शंस नीरस हो चुके हैं, क्योंकि सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये इलेक्शन जीतना है। कोई कंपटीशन ही नहीं है। विपक्ष जो है वो पूरी तरह बिखरा पड़ा है। अब तक उनका ये डिसाइड नहीं हुआ कि उनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये नीरस सा चुनाव है। सबको पता है कि क्या होना है। बड़े बड़े जो नेता हैं विपक्ष के, वो या तो अपने ही चक्करों में फंसे हुए हैं या अपनी सीटें बचाने में लगे हुए हैं या किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी वो अपने खिलाफ ही इलेक्शन लड़ रहे हैं कि मतलब अगर वो खुद ही गलती करें तो शायद वो कुछ सीटें हार सकते हैं, वरना तो कोई तरीका ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो 400 पार आराम से कर लेंगे। तो ये जो इलेक्शंस हैं, इनके अंदर इतनी बुरी हालत विपक्ष की हुई कैसे? देखिए जी, विपक्ष कभी भी इस देश के अंदर ऐसा, मैं कहूँगा, ऐसा कभी रहा ही नहीं समय के लिए, ज़्यादा लंबे के लिए, जो मतलब मुद्दों पे बात किए जाए। जिस पे बीजेपी जब तक विपक्ष में थी तब फिर भी मुद्दों पे बात की जाती थी, लेकिन ज़्यादातर समय तक तो कोई विपक्ष में होता ही नहीं था कांग्रेस के। बीजेपी छोटी पार्टी थी। 90s के अंदर आकर के बीजेपी ने थोड़ी टक्कर दी और फिर वो सरकार भी उन्होंने बनाई 99 के अंदर, और फिर वो सरकार 5 साल के बाद चली गई। 2004 में फिर कांग्रेस ही आ गए। तो बीजेपी ने अगर देखा जाए तो विपक्ष में जितना भी समय व्यतीत किया वो थोड़ा सही था। लेकिन अगर आप देखा जाए तो विपक्ष ओवरऑल, जब से हमारी आज़ादी हुई है, विपक्ष का रोल बिल्कुल बेकार ही रहा है। जो पावर के अंदर पार्टी है, जो ज़्यादातर कांग्रेस ही रहती थी, वो अपने कुकर्मों की वजह से ही हारती थी इलेक्शन ज़्यादातर। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद सरकार जो पावर में है वो करप्शन फ्री नज़र आती है। ऐसा लगता है कि वो प्रो डेवलपमेंट है और प्रो हिंदू सरकार नज़र आती है। इस वजह से विपक्ष का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसी सरकार को हराना बहुत मुश्किल है। तो प्रधानमंत्री मोदी इस बार भी आराम से इलेक्शन जीतेंगे, ये तो हर किसी को पता है। बट 400 पार करने का उनका जो पर्सनल जो उनका टारगेट है, उस पर सबकी नज़रें हैं। विपक्ष इतना बड़ा, मैं कहूँगा, इतना बेवकूफ़ है कि वो भी प्रधानमंत्री मोदी के 400 के आंकड़े के ऊपर ही लगा हुआ है। वो भी 400 कर करके लोगों के दिमाग में भर रहा है कि 400 जबकि 400 जो टारगेट है वो मोदी साहब का दिया हुआ टारगेट है। ये उन्हीं को हेल्प कर रहा है। लोगों के दिमाग में इन्होंने 400 बोल के डाल दिया है कि हमको तो बस 400 ही दिख रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, ऐसा निकम्मा विपक्ष हो तो ऐसे ही होता है। तो इस इलेक्शन में जो कि आज शुरू हो रहा है राजस्थान के अंदर, पहले चरण के अंदर जो इलेक्शन स्टार्ट हुआ है, उसकी तो कुछ तस्वीरें भी आने लग गई हैं। हर किसी को पता है कि क्या होने वाला है। लेकिन आप अगर दूसरी तरफ देखें तो विपक्ष की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की बात करें, हर तरफ से बिखर चुकी है। बुरा हाल। बड़े बड़े नेता छोड़ के भाग लिए, स्पोक्स पर्सन तक छोड़ के भाग लिए। वो बाहर आकर के इनकी सच्चाइयाँ बता रहे हैं कि माँ बेटा जो हैं वो किस तरह पार्टी को अब बर्बाद करते जा रहे हैं। इनके जो बहुत ही खास लोग हैं वो किस तरह पार्टी के अंदर अपनी चला रहे हैं, उनको कोई समझ नहीं है। टिकटें कैसे बट रही हैं, क्या हो रहा है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। और जो सबसे बड़ा मुद्दा वो लोग बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी छोड़ने का, वो यही है कि ये धर्म विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी हैं। और भगवान राम के मंदिर का जब उद्घाटन हुआ और ये लोग नहीं आए और उसके बाद इन्होंने जो बकवासें करी, उस सब की वजह से जो है ये लोग बता रहे हैं कि ये लोग छोड़ के आए हैं पार्टी। तो जी, कांग्रेस पार्टी का तो ये हाल है कि वो पूरी तरह एंटी हिंदू, एंटी सनातन पार्टी, एंटी देश, एंटी इंडिया पार्टी की तरह देखी जाती है। इसलिए उनकी जो सीटें हैं वो तो लग रहा है 20-25 पे भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। हम तो चाहते हैं 0 हो जाए, लेकिन कुछ हैं आज भी देश के अंदर जिनको कांग्रेस से प्यार है, वो अपने बारे में सोचें कि वो किस सोच से ये काम कर रहे हैं। लेकिन जो छोटा पजामा बड़ा कुर्ता गैंग है वो कांग्रेस पे विश्वास दिखाता है और उसको लगता है कि कांग्रेस जो है वो भारत को तोड़ देगी और तोड़ने के बाद इसको जो है दोबारा से पाकिस्तान जैसा कुछ और राष्ट्र बना देगी और हिंदू जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह का सपना देख करके वो आज भी कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन जो इस छोटा पजामा बड़ा कुर्ता गैंग के लोग नहीं हैं, वो जो इस तरफ के लोग हैं, वो भी इनमें से एक बहुत
मैं कहूँगा एक तबका है जो कि आज भी कांग्रेस की तरफ देखता है, पता नहीं क्यों। उसका तो भैया उनको तो मतलब थोड़ा सोचना चाहिए और थोड़ा अपने दिमाग खोल के जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन देखिए जी, मोदी साहब जो हैं वो पूरी तरह जिसे कहते हैं फोकस्ड हैं अपने काम पे। कांग्रेस पार्टी कुछ भी गलती करती रहे, मोदी साहब जो है अपने काम पे फोकस्ड हैं। वो तो इलेक्शन जीतने के बाद जो उनके मंत्रियों का प्लान है अपने अपने मिनिस्ट्रीज़ के अंदर, वो तो उस पर फोकस कर रहे हैं। तो एक तो बात ये हो गई। अब आते हैं जी कांग्रेस पार्टी के साथ जो और पार्टियां जुड़ी हुई हैं, समाजवादी पार्टी, वो तो अखिलेश यादव तो पता नहीं 6 इलेक्शन हार चुका है अब तक, लेकिन बाज नहीं आ रहा। कल उसके जो हैं राम गोपाल यादव, वो आकर के बकवास करके गए हैं, हिंदू धर्म के बारे में बकवास करके गए हैं कि मंदिर जाने से क्या होगा, पता नहीं क्या बकवास करते हैं ये लोग। इनको तो समझ ही नहीं आ रही ये कैसी गंदी बातें करते हैं। एक तो खुद का तो सर्वनाश कर ही रहे हैं ऐसी धार्मिक बातें करके, भगवान के बारे में बुरा भला कह के, भगवान के मंदिर के बारे में बुरा भला कह के। लेकिन ये साथ साथ जो लोगों को ये बातें सुनाते हैं, उन जिन लोगों के मन में ये लोग ऐसी बातें डालते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये लोग दूषित करते हैं, तो उसका पाप भी इनको लगता है। तो अभी भी ये एंटी सनातन, एंटी हिंदू, एंटी राम मंदिर बातें ये कर रहे हैं। तो क्या ही जीतेगा यूपी के अंदर? तो लग रहा है 80 में से 80 बाबा ले आएंगे, अगर कोई एक आधी इधर उधर गड़बड़ ना हुई तो। अब और चलो आगे, और अगर आगे चलें तो अखिलेश यादव के बाद बात की जाए बिहार की, तो वहाँ पे जो है लल्लू के लाल लगे हुए हैं। लल्लू के लालाओं की क्या बात करें, कल स्टेज पे बैठ के मतलब लल्लू के लाल के एक बंदे ने मतलब चिराग पासवान की माँ को गाली दे दी। अब सोचिए, आज इलेक्शन है और कल तुम किसी की माँ को, एक प्रत्याशी जो पॉपुलर प्रत्याशी है, एक यंग है लीडर, उसकी माँ को गाली दोगे। उस चिराग पासवान ने जो है आकर के पॉलिटिकल बयान दे दिया। उन्होंने कहा जी हम तो मीसा भारती और राबड़ी जी के बारे में कोई गलत बात नहीं सुन सकते, हम तो बचपन से खेले हैं एक साथ, और आज ये हमारी माँ को गाली दे रहे हैं। तो अब बताइए, ये माँ को गाली देने वाली पॉलिटिक्स, खुद तुम भ्रष्टाचारी हो, 9वीं फेल, तुम्हारा बाप अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, तुम्हारे ऊपर खुद के ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े तुम्हारे पे इल्ज़ाम लगे हुए हैं, ख़ानदानी तुम भ्रष्टाचारी हो, और तुम दूसरों की माँ बहनों पर गालियाँ निकाल रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ये तो जी बिहार का हाल है। लेकिन बिहार में क्या है, मोदी साहब ने नीतीशवा को अपने पास ला करके खुद गलतियाँ की हुई हैं, तो देखते हैं बिहार में क्या होता है। लेकिन बिहार के लोग भी ज़रा सोचें कि कब जाति से उठकर अपनी प्रॉब्लम पे ध्यान दें। अब आ जाते हैं जी, ये तो बड़े बड़े नेता मैंने आपसे बात करी नॉर्थ के जो हैं। अब बात कर लेते हैं जी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के अंदर तो क्या देखिए, बीजेपी की सरकार है और बाकी जो सामने वाली पार्टी है वो सब टूट टाट चुकी हैं। कल संजय राउत ने आकर के नवनीत राणा जो है, जिनको याद होगा आपको, जिन्होंने जो पूरा एक अभियान चलाया था नवनीत राणा ने कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करने का उन्होंने कहा था कि हम करेंगे जी पूरे महाराष्ट्र के अंदर। उनको वो कह रहे हैं नाचने वाली, कोई गंदा उनके लिए वर्ड यूज़ किया है। अब बताइए आप, ये नारियों को गालियां दे रहे हैं। भाई अभी अभी नवरात्रे निकले हैं, हिंदू धर्म के अंदर तो नारी शक्ति की पूजा की जाती है, और ये उसके ऊपर नारियों के ऊपर ऐसी गंदी बातें कर रहे हैं। वो किसी की माँ के बारे में, बहन के बारे में उल्टा बुरा भला कह रहा है। वो ये जा कर के नवनीत राणा के बारे में ऐसी गंदी बातें कर रहे हैं। ये जो उद्धव ठाकरे ने जो ये चपलू पाल रखा है, और इसकी पार्टी को खा गया, ये चाहता है कि ये पार्टी धरातल में चली जाए। पार्टी इनकी टूट चुकी है, उद्धव ठाकरे की, वहाँ से एनसीपी टूट चुकी है। कांग्रेस का तो सब नेता वेता छोड़ के भाग गए, बड़े बड़े नेता, मिलिंद देवरा इधर आ चुके हैं, चौहान जो है वो बीजेपी में आ चुके हैं। तो क्या बचा है उनके पास? कुछ भी नहीं है। तो महाराष्ट्र का भी जो है वो भी बीजेपी के फेवर में ही आने वाला है। एकनाथ शिंदे जो है वो चला रहे हैं सरकार, बढ़िया सरकार चल रही है, लोग खुश हैं। तो वहाँ भी जो है बम्पर होने वाला है जीत। अब और नीचे आ जाएँ साउथ की तरफ। साउथ की तरफ देखें तो ये स्टालिन और उसके लौंडे, ये बैठ करके रोज़ बकवास करना, हिंदू धर्म को गालियाँ देना, कोई और काम ही नहीं है इनका। और बीजेपी ने जो है एक बहुत ही अपना प्रत्याशी, बहुत ही ज़बरदस्त अन्नामलाई, जो कि मतलब मोदी जी जिसकी तारीफ़ करते नहीं रुकते, और जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मोदी जी जैसा ही लीडर बन सकता है फ्यूचर में जा करके, ऐसा कर्मठ लीडर जो कि ज़मीन से जुड़ा हुआ है और अपनी बढ़िया नौकरी छोड़ करके पॉलिटिक्स में फुल टाइम आया और देश की सेवा करना चाहता है, ऐसे आदमी को मोदी जी ने वहाँ पे लगाया हुआ है। स्टालिन को तो उखाड़ के फेंकेगा वो लॉन्ग रन के अंदर। इस बार तमिलनाडु के अंदर बीजेपी करिश्मा करने वाली है। तो आप देखते जाइए, वहाँ पर भी जो है 400 पार का जो मोदी साहब का नारा है, वो सबसे ज़्यादा जो है तमिलनाडु में ही उसका साकार होने के जो है चांसेस सबसे ज़्यादा वहीं पे नज़र आ रहे हैं। अन्नामलाई जी की बहुत मेहनत जो है वो रंग लाती हुई नज़र आ रही है, और उनकी बहुत वाहवाही ऑलरेडी हो रही है।
तेजस्वी सूर्या भी हैं बेंगलोर के अंदर, उनकी भी बहुत तारीफ़ की जाती है। वो भी एक यंग लीडर है बेंगलोर के अंदर। कांग्रेस ने हाहाकार मचा रखा है, किस तरह एंटी हिंदू कामों में लगे हुए हैं, हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगाना हो, चाहे वहाँ पे जो मारवाड़ी ट्रेडर्स हैं उनको भगाना हो, तंग करना हो उनको, या बुरे दुनिया भर के जो भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। DK शिव कुमार जिस तरह उसका भाई हिंदू धर्म को गालियाँ निकाल रहा है, वहाँ भी जो है कुछ नहीं होना इन लोगों का। मोदी साहब बम्पर जीत के आएंगे और शायद बेंगलोर की कर्नाटका की जो सरकार है वो भी देखिएगा आप इलेक्शंस के बाद शायद वो भी गिरेगी वहाँ पर। और बात की जाए साउथ की तो ओवैसी की जो सीट है हैदराबाद की, वहाँ से इन्होंने माधवी लता को खड़ा किया है। उनके इंटरव्यूज चल रहे हैं और वो पूरी तरह जो है हावी नज़र आ रही हैं प्रमोशंस के अंदर, प्रचार के अंदर। तो बड़ी उम्मीद है उनसे कि वो ओवैसी को हरा देंगी। देखते हैं अच्छा परफॉर्म करती हैं। अगर ना भी हरा पाएँ लेकिन फ्यूचर में जिस तरह राहुल गांधी को तुलसी जी स्मृति ईरानी जिनको इनका नाम है, जिस तरह तुलसी ईरानी ने राहुल गांधी को भगा दिया, उस तरह लगता है माधवी लता भी जो है ओवैसी का बोरिया बिस्तर पैक करवा देंगी, इस बार नहीं तो अगली बार पक्का। तो जी ये है साउथ का मोटा मोटा बड़े बड़े लीडर्स का। वहाँ पे एक वो ए राजा भी है जो बकवास करता है, खुद साला भ्रष्टाचारी, दूजी के केस में फंसा हुआ लेकिन हिंदू धर्म को गालियाँ निकालता है। तो साउथ में तो एक बहुत मोटा चर्न वो चल ही रहा है। और अगर और बात की जाए उड़ीसा के अंदर तो एक पटनायक जी की अच्छी सरकार चल रही है, वो भी बीजेपी के एक तरह से देखा जाए तो कहूँगा वो एनडीए का पार्ट तो नहीं है लेकिन एक तरह से बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ भी मोदी जी के जीतने के ही पूरे चांसेस हैं, अच्छी सीटें आएंगी वहाँ पे। और छत्तीसगढ़ वगैरह की बात की जाए वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार बनी हुई है। उत्तराखंड की बात की जाए वहाँ पर भी बीजेपी अच्छा काम कर रही है। और असम वगैरह में बात की जाए तो वहाँ पे तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने झंडा हिंदुत्व का लहरा ही रखा है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो मोदी जी का जो सपना है वो साकार होता नज़र आ रहा है। 400 पार की सीटें, पहले चरण की वोटिंग स्टार्ट हो गई है। धीरे धीरे जो है आपको नज़र आएगा कि ये जो विपक्ष है ये और गाली गलौज पे उतरेगा, क्योंकि इनको भी धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि किस तरह मोदी साहब 400 पार के नारे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो बस आप इंतज़ार कीजिए क्या क्या होता है इस इलेक्शन में और किस तरह विपक्ष अपने आप को नंगा करता है और किस तरह मोदी जी एक बड़ी जीत हासिल करके दोबारा पावर में वापस आते हैं। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।